हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो हर दिन के भांति आज भी हमारा जो है 13वां क्लास है। ठीक है, बिहार एसएससी प्रीवियस क्वेश्चन का, और साथ ही साथ आपको धाकड़ डिस्कशन भी देखने को मिलेगा। आप लोग बने रहिए वीडियो में। ठीक है, और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका नाम है जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, बोर्ड पीडीएफ। तो आप लोग वहां से जा करके याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आज के प्रश्नों पर। और हमारा जो प्रश्न है आज का 376 से है। ठीक है, तो 376 तक हो चुका है। अगर इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि बैगनी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य होता है। तो बैगनी प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह कितना होता है? तो 380 से 450 होता है। 380 से 450 न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, बात करते हैं तरंगदैर्घ्य की। तो सर्वाधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है किस रंग की होती है? तो लाल रंग की। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो अधिक होता है। ठीक है, सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक होता है। ठीक है, सर्वाधिक होता है। इसीलिए इस रंग का प्रयोग जो है रेड लाइट के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, ट्रेनों में रेड लाइट या तो फिर ट्रैफिक के द्वारा जो रेड लाइट का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए। ठीक है, क्योंकि इसमें जो तरंगदैर्घ्य है, फैलाव है, काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि सबसे कम, तो बैगनी में होता है सबसे कम। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है? तो कम होता है, न्यूनतम होता है, कम होता है। ठीक है, ये दोनों तो आपको ध्यान में रखना है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो सर्वाधिक होता है, जबकि बैगनी का क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह कितना होता है, बताइए कितना होता है? तो 625 से 740, 625 से 740 न्यूटन मीटर तक होता है। न्यूटन मीटर तक होता है। ठीक है, ये हो गया लाल रंग के लिए। और बैगनी के लिए मैंने बता ही दिया है, 380 से 450 होता है। 380 से 450। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 625 से 740, 625 से 740 न्यूटन मीटर, 625 से 740। और बैगनी का कितना होता है? 380 से 450। सबसे ज्यादा किसका होता है तरंगदैर्घ्य? लाल का। सबसे कम किसका होता है? तो बैगनी का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, एक रोगी के शरीर के अंदर रखने के लिए क्या उपयोगी है? एक रोगी के शरीर के अंदर रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसको हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रकाशीय तंतु का। किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाशीय तंतु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रकाशीय तंतु के बारे में आपसे पूछता है कि प्रकाशीय तंतु जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर? तो आपको बताना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है आपको कौन? तो प्रकाश तंतु। ठीक है, ये क्या करता है? तो प्रकाशीय तंतु का जो कार्य है, क्या कार्य है? तो आंतरिक, है ना, शरीर के जो है आंतरिक हिस्सों का क्या करना है? तो जांच करना है। आंतरिक हिस्सों का क्या करता है? तो जांच करता है। क्या? तो प्रकाशीय तंतु। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस को हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। आपसे पूछता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? करने के लिए तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। वहीं पर आपसे पूछेगा कि बताइए क्या दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूर
करने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दोनों बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करता है, जबकि उत्तल लेंस जो है दूर दृष्टि दोष को दूर करने का काम करता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, निकट दृष्टि दोष को ही क्या कहते हैं, मायोपिया, ठीक है। मायोपिया कभी कभी दे देता है कि मायोपिया जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का करते हैं, किसका, अवतल लेंस को, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है, सबसे लंबी रात्रि पूछ रहा है, ठीक है। सबसे लंबी रात्रि कब होता है, तो ये बताना आपको कब, तो 22 दिसंबर को। कब होता है, 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि जो होती है वह कब होता है, तो 22 दिसंबर को। लेकिन आपसे अगर पूछेगा कि बताइए उत्तरी गोलार्ध में, है ना, उत्तरी गोलार्ध में अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो सबसे बड़ा दिन होता है आपको 21 जून को, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन अगर पूछेगा तो कब होता है, तो 21 जून को होता है, 21 जून को होता है, ठीक है। 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि अगर पूछेगा तो 22 दिसंबर को, सबसे बड़ा दिन अगर पूछेगा तो 21 जून को, 21 जून को होता है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग विषुवत रेखा की, ठीक है। तो विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होता है। विषुवत रेखा पर दिन व रात जो बराबर होता है वह कब कब होता है। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है आपसे कि विषुवत रेखा पर दिन व रात बराबर होता है तो वह कब होता है, 21 मार्च को होता है, 21 मार्च को होता है। और कब होता है, तो 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर दिन और रात क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। अच्छा, 10 जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है कब, तो 10 जनवरी को, ठीक है। आपसे पूछेगा कि बताइएगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछेगा तो बताना है आपको 14 सितंबर को। दोनों बता दिए ताकि आप भविष्य में कंफ्यूज ना करें, ठीक है। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस अगर पूछेगा तो 14 सितंबर को, ठीक है। 21 जून की अगर हम बात करते हैं तो इस 21 जून को क्या मनाया जाता है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 21 जून को क्या मनाया जाता है। तो 21 जून की अगर हम बात करते हैं तो 21 जून को, ठीक है, विश्व योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। आपसे पूछता है कि जो योगा बनाया जाता है ये कब से मनाया जा रहा है, तो योगा दिवस जो है ये कब से मनाया जा रहा है, कब से, तो बताना है कब से, 2015 से मनाया जा रहा है, ठीक है। विश्व योगा दिवस कब मनाया जा रहा है, तो 2015 से, और प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कहा कि चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा बिहार में अगर पहला जो आंदोलन किया गया है तो वह है चंपारण आंदोलन, ठीक है। चंपारण आंदोलन है और यह 1917 में हुआ था, ठीक है, 1917 में हुआ था, ठीक है। इसकी पृष्ठभूमि को थोड़ा सा समझते हैं कि चंपारण आंदोलन क्यों हुआ था, ये चंपारण जो सत्याग्रह है ये क्यों हुआ था। चंपारण सत्याग्रह की अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह होने का क्या कारण था, सबसे पहले तो जानिए कारण, ठीक है। तो कारण जो था ये था 3 कठिया पद्धति, 3 कठिया पद्धति था। और 3 कठिया पद्धति में जो होता था वह जो है आपको
20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर जो है क्या होता था, तो नील की खेती करना होता था। 3/20 मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है जरूरी था नील की खेती करना, ठीक है, अंग्रेजों के लिए। ओके, तो इसका कारण, मुख्य कारण जो था 3 कट्ठिया पद्धति था, जो कि 3/20 मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करने पर जो है अनुबंध हुआ था, ठीक है। ये आपसे कभी पूछ सकता है कि ये जो 3 कट्ठिया पद्धति का जो अनुबंध हुआ था, है ना, अनुबंध हुआ था मतलब किसानों और अंग्रेजों के बीच में एक अनुबंध हुआ था, एक समझौता हुआ था कि हाँ आपको 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अनुबंध जो हुआ था 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में। तो कभी अनुबंध से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से इसको लगा दीजिएगा, ठीक है, कब, 1867 ईस्वी में। और इसी अनुबंध के अकॉर्डिंग जो है प्रत्येक किसान जो है अपना 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करता था। लेकिन नील की खेती करने पर जो जमीन का जो उर्वरकता होती थी वह समाप्त हो जाती थी, मतलब कम हो जाती थी, जिससे किसान को जो है काफी कठिनाइयां होती थी अदर फसल को पैदा करने के लिए। तो ठीक है, तो इस चंपारण सत्याग्रह का यह भी एक कारण था, मुख्य कारण, ठीक है। अब बात होता है कि चंपारण सत्याग्रह के पूर्व, मतलब चंपारण सत्याग्रह में जो न्योता देने वाला था वो कौन था, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह के लिए बुलावा जो दिया था, है ना, बुलाने का जो काम किया था वो कौन था, राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी को कहा कि गांधी जी हमारे जो है चंपारण में ऐसा ऐसा अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है, आप इसको जो है निराकरण करिए, ठीक है। और उसी पर महात्मा गांधी जी आए और चंपारण सत्याग्रह किए, ठीक है, और उसको जो है क्या किए, तो समाप्त किए, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, सर्वप्रथम जो सत्याग्रह हुआ था, सत्याग्रह वह कहाँ हुआ था, तो साउथ अफ्रीका में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और कब हुआ था, 1893 ईस्वी में। लेकिन ये सर्वप्रथम अगर देखा जाए ऑल ओवर में, लेकिन अगर बिहार के संदर्भ में पूछे तो सबसे पहले जो है ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, बिहार में। और सर्वप्रथम सत्याग्रह कब हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका के 1893 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो सहयोग के रूप में कौन कौन थे, तो चंपारण सत्याग्रह में सहयोग के रूप में, सहयोग यहां लिख देते हैं, समझ जाइएगा। तो सहयोगी के रूप में जो थे वो कौन कौन थे, तो एक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और कौन थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, एंड अनुग्रह नारायण सिंह थे। ये भी पॉइंट को ध्यान में रखना है कि जब चंपारण सत्याग्रह हो रहा था तो उसमें जो सहयोग के रूप में थे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है। तो क्लास कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आपको जो है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश की राजकीय फूल क्या है। उत्तर प्रदेश आ गया है, लेकिन साथ साथ में हम लोग बिहार को भी लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राजकीय फूल क्या है, तो उत्तर प्रदेश की जो राजकीय फूल है वह पलाश है। क्या है, पलाश है। उत्तर प्रदेश की राजकीय फूल क्या है, पलाश है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एक तरफ यूपी का, ठीक है, यूपी का है, और एक तरफ जो हमारा बिहार है, ठीक है, बिहार है। तो यूपी का जो राजकीय फूल हो गया वो क्या हो गया, राजकीय फूल की अगर हम बात करते हैं तो पलाश हो गया। क्या हो गया, पलाश हो गया, ठीक है। वहीं पर अगर बिहार से संबंधित पूछे कि बिहार का राजकीय फूल क्या है, तो बिहार का जो राजकीय फूल है वो क्या है, गेंदा है। क्या है, गेंदा है। और गेंदा को जो है राजकीय फूल का जो दर्जा दिया गया था 2013 में,
ध्यान रखिएगा 2013 में राजकीय फूल का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बताइए यूपी का जो है, यूपी का अगर पूछेगा कि राजकीय पक्षी कौन है, राजकीय पक्षी, यूपी का राजकीय पक्षी की अगर हम बात करते हैं, राजकीय पक्षी, तो पक्षी क्या हो जाएगा बताइए, पक्षी क्या हो जाएगा, तो सारस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर बिहार की बात करते हैं कि राजकीय पक्षी कौन है, राजकीय पक्षी, तो राजकीय पक्षी कौन है, गोरैया है। क्या है, तो गोरैया है। राजकीय पक्षी कौन है, गोरैया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यूपी के बारे में कि पशु कौन है, पशु, राजकीय पशु। ठीक है, तो राजकीय पशु जो है, राजकीय पशु क्या है, तो वारासिंघा है। ठीक है, लेकिन वहीं पर बिहार की अगर हम बात करते हैं कि इसका राजकीय पशु क्या है, राजकीय पशु, तो राजकीय पशु क्या हो जाएगा, बैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बैल हो जाएगा। राजकीय पशु इधर बारहसिंघा और उधर क्या हो जाएगा, बैल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं राजकीय वृक्ष का, राजकीय वृक्ष यूपी के, राजकीय वृक्ष का, तो राजकीय वृक्ष जो है वह क्या है, अशोक है। राजकीय वृक्ष क्या है, तो अशोक है, अशोक का पेड़। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं इसमें बिहार के राजकीय वृक्ष का, तो राजकीय वृक्ष जो है वो कौन है, तो पीपल है। कौन है, पीपल है ना, पीपल का पेड़। ठीक है, तो ये बातें था यूपी और बिहार से रिलेटेड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं राजकीय चिन्ह का, ठीक है, राजकीय चिन्ह का, ठीक है, चिन्ह की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, तीर कमान है, मछली तीर और कमान, मछली तीर कमान है। लेकिन बिहार में अगर देखा जाए कि बिहार में जो राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह, तो राजकीय चिन्ह क्या है, तो ये आपको है क्या, बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष है। ठीक है, बोधि वृक्ष है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बार हम रिपीट करते हैं। यूपी की अगर हम बात करते हैं राजकीय फूल की, तो पलाश है। ठीक है, राजकीय फूल पलाश हो गया और बिहार का हो गया गेंदा। ठीक है, राजकीय पक्षी सारस हो गया और पक्षी इधर गोरैया हो गया। राजकीय पशु बारहसिंघा हो गया और इधर पशु बैल हो गया। ठीक है, राजकीय वृक्ष अशोक हो गया और इधर पीपल हो गया। राजकीय चिन्ह मछली तीर कमान हो गया और इधर जो है बोधि वृक्ष हो गया। ठीक है, तो ये बातें दोनों जोड़ करके याद रखिएगा तो आपको ध्यान में बिल्कुल रहेगा। ठीक है, कमल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो कमल है हरियाणा का क्या है, राजकीय फूल है। हरियाणा का क्या है, तो राजकीय क्या है, तो फूल है, राजकीय फूल है। ठीक है, राजकीय फूल है। ओके, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला है, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ा को मिल कहां खोली गई थी। तो प्रथम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो ऊनी कपड़ा मिल खोला गया था वह खोला गया था आपको कानपुर में, सबसे पहले कानपुर में। और अगर पूछेगा कि कब खोला गया था तो 1870 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में। हालांकि अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप से, है ना, वास्तविक रूप से ऊन की जो है उद्योग किया गया था, ऊन उद्योग जो किया गया था वो कब किया गया था, तो 1950 में, 1950 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन शुरुआत जो मानी जाती है 1870 से, 1870 से मानी जाती है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछता है मैरिनो ऊन के बारे में, मैरिनो। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैरिनो ऊन जो है वह किससे प्राप्त होता है, तो मैरिनो भेड़ से, भेड़ से क्या होता है, तो प्राप्त होता है। ये ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछा जाता है।
ठीक है। मैरिनो ऊन जो है किससे प्राप्त होते हैं, तो मैरिनो भेड़ से, मैरिनो ऊन मैरिनो भेड़ से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये जो मैरिनो भेड़ है, ठीक है, इसके बारे में, मैरिनो भेड़ की जो उत्पत्ति हुई थी ये कहाँ हुई थी, तो इसकी उत्पत्ति जो हुआ था स्पेन में, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, बताइएगा, और पूछ देगा कि मैरिनो भेड़ जो है कहां से उत्पत्ति हुई थी, तो स्पेन देश से, स्पेन से, ठीक है। एक होता है अंगोरा ऊन, ठीक है, आपसे पूछता है कि अंगोरा जो ऊन है वह किससे प्राप्त होता है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है, तो अंगोरा ऊन जो है ये खरगोश से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, खरगोश से, खरगोश से प्राप्त होता है, ठीक है, ध्यान रखना है सबको, ठीक है। तो भारत में प्रथम ऊनी कपड़ा का मिल जो खोला गया था कानपुर में खोला गया था 1870 में, लेकिन वास्तविक रूप से अगर पूछेगा तो 1950 में। मैरिनो ऊन मैरिनो भेड़ से प्राप्त होता है जिसकी उत्पत्ति स्पेन में हुआ था, और अंगोरा ऊन कहां से, खरगोश से प्राप्त होता है। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं, तो प्राकृतिक रेशम की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 4 किस्में हैं, ठीक है। 4 किस्में कौन कौन है, तो सहतूत है, दूसरा की बात करते हैं तो एरा है ना, सहतूत है, एरा है, और तीसरा की बात करते हैं हम लोग तो तसर है, तसर है, ठीक है, और चौथा की बात करते हैं तो क्या है, मूंगा है, ठीक है। ये चारों आपका क्या है, तो नेचुरली क्या है, नेचुरली है, प्राकृतिक रेशम है, प्राकृतिक रेशम है, सहतूत, एरा, तसर और मूंगा, ये 4 गो है, ठीक है, 4 गो है, और ये चारों हमारे भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं रेशम, रेशम के उत्पादन में जो है, रेशम का उत्पादन भारत में अगर देखा जाए तो कहाँ होता है, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में होता है। रेशम का उत्पादन भारत में अगर देखा जाए तो कर्नाटक में होता है, ठीक है, कर्नाटक में होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि देश में, ठीक है, रेशम का उत्पादन देश में कहाँ होता है, तो रेशम का उत्पादन जो सर्वाधिक होता है वो कहाँ होता है, तो चाइना में होता है, चीन में होता है, ठीक है, चीन में होता है, ठीक है, कहाँ होता है, तो चीन में होता है, ठीक है। रेशम का उत्पादन जो है कीड़े से होता है, रेशम का जो उत्पादन है, रेशम का उत्पादन जो है रेशम के कीड़े से होता है, रेशम के कीड़े से होता है, ठीक है, होता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रेशम के जो कीड़ा है उसको क्या खिलाया जाता है, तो रेशम के कीड़े को सहतूत के पत्ते है ना खिलाया जाता है, ठीक है। रेशम का जो पालन होता है वह उसको क्या कहते हैं, तो रेशम पालन की प्रक्रिया को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम पालन की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो सेरीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। तो इतना बातें आपको रेशम से संबंधित ध्यान में रखना है। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं, 4 गो, सहतूत, एरा, तसर और मूंगा, सहतूत, एरा, तसर और मूंगा, ठीक है। सहतूत का उत्पादन कर्नाटक में होता है भारत में, और सर्वाधिक जो है चीन में होता है विश्व में। रेशम का उत्पादन रेशम के कीड़े से होता है, रेशम का कीड़ा क्या खाता है, सहतूत के पत्ता, और रेशम पालन की क्रिया को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। जालियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है, बताइए, जालियांवाला बाग जो हुआ था वो कहाँ पर स्थित है, तो अमृतसर में है, ठीक है, अमृतसर में है। जालियांवाला बाग की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो घटना हुई थी, घटना है ना, काफी दिल दहलाने वाले घटना है, 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। तो जालियांवाला बाग में क्या हुआ था, तो इसमें जो है गोली चलाने का आदेश हुआ था, ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ आंदोलनकारी के द्वारा जो है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल मलिक के गिरफ्तारी के विरुद्ध में, रौलट एक्ट के विरुद्ध में प्रदर्शन कर रहे थे,
ठीक है, हजारों की संख्या में। और उसी प्रदर्शनकारियों पर जो है जनरल ओ डायर के आदेश पर, यहां ध्यान दीजिएगा, आदेश कौन दे रहा है? ओ डायर, और मारेगा कौन? आर डायर। तो जनरल ओ डायर के आदेश पर आर डायर के द्वारा जो है गोलियां चलाया गया है, जिसमें हजारों संख्या में जो है मारे गए। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जो पुष्टि की गई कि 379 व्यक्ति ही सिर्फ मरा है, ठीक है, जो कि गलत था रिपोर्ट। तो ये बातें समझ में आ गई। तो जालियांवाला बाग जो घटना हुई थी वह 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, ठीक है। और जालियांवाला बाग जो आंदोलन हो रहा था वह किसके विरोध में हो रहा था? तो विरोध की अगर हम बात करते हैं तो समझाइए दिए, किसके विरोध में हो रहा था? तो रौलट एक्ट के विरोध में हो रहा था, और डॉक्टर सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरुद्ध में हो रहा था, ठीक है। ये जालियांवाला जो बाग था ये जाला नामक सरदार का था, जाला नामक सरदार का था, ठीक है, जो कि अब जो है एक पर्यटन स्थल कह दीजिए उसको, ठीक है, शहीद स्थल, सॉरी पर्यटन स्थल उसको नहीं कहेंगे, शहीद स्मारक या शहीद स्थल कह सकते हैं, ठीक है। तो जालियांवाला बाग ये आपसे पूछता है कि हंटर कमीशन जो है, हंटर कमीशन किससे संबंधित है? तो हंटर जो कमीशन है वह जो है किससे है? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से, जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, हत्याकांड से, ठीक है, हत्याकांड से संबंधित है हंटर कमीशन। अच्छा, ये जो जालियांवाला बाग में जो कितने व्यक्ति की पुष्टि हुई थी? अंग्रेजों के द्वारा अगर देखा जाए तो अंग्रेजों द्वारा 379 व्यक्ति का शहीद होने की पुष्टि हुई थी, शहीद होने की पुष्टि की गई थी, पुष्टि, ठीक है, कि कितना हुआ है? 379 मात्र हुआ, जबकि हुआ था कितना? तो लगभग हजारों हुआ था। कितना हुआ था? हजारों हुआ था, ठीक है। आपसे पूछता है कि हंटर कमीशन का जो स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 14 अक्टूबर को हुआ था, 14 अक्टूबर को हुआ था, और 1919 को, 14 अक्टूबर 1919 को हंटर कमीशन का क्या हुआ था? तो स्थापना हुआ था, ठीक है। लेकिन इस 379 व्यक्तियों की शहीद से कांग्रेस ने इनकार कर दिया, बोला नहीं, हमारे तरफ से एक कमेटी का गठन होगा। तो कांग्रेस की तरफ से जो है कमेटी का गठन हुआ, ठीक है, कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस की तरफ से मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जो है क्या हुआ? एक कमेटी बना, अध्यक्षता में जो है कमेटी का क्या हुआ था? तो गठन हुआ था, ठीक है। तो कभी कभी पूछता है, आपसे पूछ ही देता है कि कांग्रेस की तरफ से जो कमेटी बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है, मदन मोहन मालवीय थे। तो ये बातें ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। और हाँ, एक चीज तो बताया नहीं है, आदेश किसने दिया था? गोली मारने का जो आदेश दिया था, है ना, आदेश यहां पर बता दे, आदेश ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। आदेश जो दिया था ओ डायर ने दिया था, ओ डायर ने, ठीक है। और गोली जो मारा था, मारने का जो काम किया था वो किसने? आर डायर ने, ठीक है। और बाद में फिर उधम सिंह जाकर के बदला लेता है लंदन में, ठीक है। तो उधम सिंह जो है किसको मारता है? यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो उधम सिंह जो मारता है ओ डायर को मारता है, ठीक है, उधम सिंह, यहां इंडिकेट कर देते हैं, उधम सिंह ने किसको मारा था? तो ओ डायर को, ठीक है, आदेश देने वाला ही था ओ डायर। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, अगला की बात करते हैं हम लोग। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य राजनीति नहीं, जनजाति होगा, ठीक है, जनजाति। तो तमिलनाडु में पाई जाने वाली जो मुख्य जनजाति है वह क्या है? तो आपको इरूला है, क्या है? इरूला जो है क्या है? तो तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है। तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपको
तमिलनाडु में और क्या है, टोंड है ना, टोडा जनजाति, टोडा जनजाति, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो तमिलनाडु में पाई जाती है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आपको तमिलनाडु में। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि टोडा जो है किस पहाड़ी पर है, तो नीलगिरी पर्वत पर, नीलगिरी पर्वत पर जो है कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो टोडा जनजाति। ठीक है, वहीं पर गारो की बात करते हैं, तो गारो हो गया, गारो हो गया, खासी हो गया, ठीक है, और जयंतिया हो गया, जयंतिया। ये तीनों जो है आपको जयंतिया जनजाति जो है कहाँ पाया जाता है, तो मेघालय में। कहाँ पाया जाता है, तो मेघालय के क्षेत्रों में। तो खासी, गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों मेघालय में, टोडा जनजाति तमिलनाडु में, और पर्वत पूछे तो नीलगिरी पर्वत पर। ठीक है, अगला है जारवा जनजाति कहां पर पाए जाते हैं, जारवा। तो जारवा की अगर हम बात करते हैं तो ये पाया जाता है आपको अंडमान में। कहां पाया जाता है, अंडमान में। जारवा जनजाति कहां पाया जाता है, अंडमान में पाया जाता है। ठीक है, एक पूछता है सेंटिनल जनजाति और शोम्पेन जनजाति, ये भी दोनों जो है अंडमान में। सेंटिनल जनजाति, सेंटिनल और शोम्पेन। ठीक है, शोम्पेन इंपॉर्टेंट है। जनजाति जो है ये आपको कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपको कहाँ, अंडमान में। कहाँ पाया जाता है, अंडमान में। कौन कौन, सेंटिनल और शोम्पेन, सेंटिनल और शोम्पेन जनजाति पाया जाता है आपको कहाँ, तो अंडमान में। ठीक है, अगर देखा जाए 2011 के जनगणना के मुताबिक तो कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, 2011, यहाँ पर पॉइंट बना के लिखते हैं, 2011 के जनगणना अनुसार जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वह जनसंख्या का कितना है, तो 8.6% है। 8.6% है कुल जनसंख्या का। ठीक है, कुल जनसंख्या का। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति कुल जनसंख्या के यहाँ लिख देते हैं, कुल जनसंख्या का कितना है, तो 8.6% है, 8.6% है। अगर आपसे पूछेगा कि बताइएगा कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो है अनुसूचित जो जनजाति है वो आपको कहाँ पर है, सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति है वह कहाँ है, तो लक्षद्वीप में है। कहाँ है, लक्षद्वीप में है, लगभग 95.5% है। ठीक है, लेकिन अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या अगर देखा जाए तो आपको मध्य प्रदेश में। कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। अगला चले, अगला क्वेश्चन पर कह रहा है कि भारत के सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का क्या नाम है। सर्वप्रथम, भारत के सर्वप्रथम पूछ रहा है, तो सर्वप्रथम जो है ये हंगुल है। ठीक है, हंगुल। ठीक है, कौन है, हंगुल। देखिए हंगुल एक प्रोजेक्ट भी आया था, हंगुल प्रोजेक्ट। हंगुल आखिर है क्या, तो हंगुल की बात करते हैं, हंगुल की, तो हंगुल एक क्या है, तो हिरन है। ठीक है, हंगुल क्या है, एक हिरन है। हंगुल प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी 1970 में हुआ था, 1970 में हुआ था। ठीक है, 1970 में हुआ था। अच्छा, हंगुल प्रोजेक्ट जो किया गया था, मतलब हंगुल की अगर हम बात करते हैं तो जो हंगुल है, हंगुल को जो है कहाँ संरक्षण दिया गया, संरक्षण। तो हंगुल को दाचीग्राम, ठीक है, दाचीग्राम पार्क में, दाचीग्राम पार्क में इसको क्या किया गया है, संरक्षित किया गया है, संरक्षित
किया गया है, ठीक है, किया गया है। हंगुल को दाचीग्राम पार्क में संरक्षित किया गया है। और ये दाचीग्राम अगर पार्क आपसे पूछेगा कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के कहाँ है, तो श्रीनगर में अवस्थित है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम बाघ का जो सर्वप्रथम बाघ की जो जनगणना हुई थी, बाघ की जनगणना वो कब हुई थी, तो ये हुआ था आपको सर्वप्रथम बाघ की जो जनगणना हुई थी वो 1972 ईस्वी में हुआ था, 1972 में हुआ था, ठीक है। बाघ है ना, टाइगर प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं, तो टाइगर प्रोजेक्ट जो आया था वो कब आया था, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, तो 1973 में आया था, 1973 में आया था, 1973 में, याद रखिएगा। आपसे पूछता हाथी प्रोजेक्ट मतलब जो मतलब संरक्षण दिया जाता है उसको, हाथी, तो हाथी जो प्रोजेक्ट है वो भी 1973 में ही आया था, ठीक है। हाथी प्रोजेक्ट कब हुआ था, तो 1973 में। बात करते हैं अभी बाघों की जो संख्या है, अगर देखा जाए वर्तमान दृष्टिकोण से, तो बाघों की जो संख्या है वर्तमान में, बाघों की संख्या कितना है, तो 3167 है, 3167 है लगभग, याद रखिए 3167 है। अगला है नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था, तो सब लोग जानते हैं, कई बार बता चुके हैं कि इसका शुरुआत हुआ था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। इसके पूर्व में जो है क्या था, योजना आयोग था, योजना आयोग था, ठीक है, योजना आयोग था। और योजना आयोग की जो स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना से क्वेश्चन पूछता है कब हुआ था, 15 मार्च को हुआ था, 15 मार्च 1950 को हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। इसी के स्थान पर जो है क्या हुआ, तो नीति आयोग हुआ, जिसकी स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को हुआ था, 1 जनवरी 2015 का, ठीक है। नीति आयोग की अगर हम बात करते हैं, नीति NITI, इसका फुल फॉर्म ये आपसे पूछता है, बताइए, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला फुल फॉर्म होता है नीति का। नीति जो आयोग है ये थिंक टैंक पर आधारित है, नीति क्या है, तो यह थिंक टैंक पर आधारित है, थिंक टैंक पर क्या है, तो आधारित है, ठीक है। इसका जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है, तो वर्तमान में जो पीएम है, पीएम होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, वर्तमान पीएम होता है। अगर हम बात करते हैं इसका वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, तो सुमन के बेरी जो है क्या है, इसका वर्तमान में क्या है, उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। ये बात याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे, तो ये तो विनोबा भावे थे, विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह भी इन्हीं का देन है, व्यक्तिगत है ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था 1940 में हुआ था, वो किसके द्वारा किया गया था, तो आपको विनोबा भावे के द्वारा, ठीक है। विनोबा भावे की अगर हम बात करते हैं इसके गुरु के, तो विनोबा भावे के गुरु का क्या नाम है, इनके गुरु का नाम जो है महात्मा गांधी जी हैं, महात्मा गांधी हैं, ठीक है। और इनके गुरु कौन है महात्मा गांधी के, तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गोखले हैं। और इनके गुरु कौन है, तो MG रानाडे हैं, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, तो गुरु को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, हाँ, बाबा आमटे के बारे में, तो कुष्ठ
कुष्ठ रोगियों को ठीक करने के लिए जाने जाते हैं, ठीक करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, किनको? तो बाबा आमटे को। अब बाबा रामदेव क्या है, आप लोग जानिए रहे हैं, है ना, योगा करवाते हैं। जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो शासकीय भाषा की अगर हम बात करते हैं तो उर्दू है। ठीक है, डोगरी भी जम्मू कश्मीर की भाषा है। जम्मू कश्मीर की क्या है? तो भाषा है। जम्मू कश्मीर की क्या है? तो भाषा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की क्या है? तो भाषा है। उर्दू की बात करते हैं तो ये आपको आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, आपको बिहार हो गया, आपको यूपी हो गया, कि दूसरी भाषा है, दूसरी राजकीय भाषा है। राजकीय क्या है? तो भाषा है। ध्यान में रखना है कि दूसरी राजकीय भाषा कौन कौन है? तो किसका किसका है? तो आंध्र प्रदेश, बिहार और यूपी का, बिहार और यूपी का। ठीक है, अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये कहता है कि भारतीय संविधान की धारा, भारतीय संविधान की धारा 343 वन कहता है कि भारत का जो भाषा होगा हिंदी होगा। भारत का भाषा हिंदी होगा तथा लिपि क्या होगा? तो देवनागरी। लिपि देवनागरी होगा। ठीक है, तो ये बातें भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, जापान की संसद क्या कहलाता है? तो जापान की अगर हम बात करते हैं तो ये डाइट कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोटेस, तो कोटेस किसका है? स्पेन का। स्पेन के कोटेस हो जाएगा। सोजिम किसका है बताइए? तो सोजिम की अगर हम बात करते हैं पोलैंड का है। पोलैंड का सोजिम है। और डेल की बात करते हैं तो आयरलैंड का है। आयरलैंड का क्या है? तो डेल आयरन है। आयरलैंड का क्या है? डेल आयरन है। तो हो गया चारों। याद करते हैं एक बार, जापान की संसद डाइट है। स्पेन के कोटेस, स्पेन जाके कोट पहनेंगे, कोटेस हो जाएगा। सोजिम का जो है पोलैंड, है ना, पोलैंड के क्या हो जाएगा? सोजिम। पोलैंड के सोजिम पोलैंड के। ठीक है, पोलैंड के क्या हो जाएगा? सोजिम। और आयरलैंड के डेल आयरन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल जो है आपको ये सऊदी अरब का है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो रुपया है। ठीक है, और रोमानिया की मुद्रा क्या है? तो रोमानिया की अगर हम बात करते हैं तो इसकी मुद्रा ल्यू है। रोमानिया की मुद्रा क्या है? ल्यू है। और अंगोला की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो है क्वांजा। ठीक है, क्वांजा है। गड़बड़ा जाते हैं यार। रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल की अगर हम बात करते हैं तो सऊदी अरब का, पाकिस्तान का रुपया, रोमानिया का ल्यू, अंगोला के क्वांजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय झंडे में चक्र का रंग होता है। तो चक्र का रंग आपको पता ही है कि नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, झंडे की अगर हम बात करते हैं तो झंडे को जो है स्वीकार कब किया गया था? भारतीय झंडे को स्वीकार से क्वेश्चन आता है तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय भारतीय झंडा। इसको तैयार किसने किया था? तैयार से आपको क्वेश्चन पूछता है तो पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है इसको तैयार किया गया था। पिंगली वेंकैया के द्वारा इसको तैयार किया गया था। ठीक है, भारतीय झंडे को। अच्छा, झंडा पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष अगर आपसे पूछेगा तो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
है ना, जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा मौलिक अधिकार से संबंधित अध्यक्ष कौन थे, मौलिक अधिकार से संबंधित, मौलिक अधिकार से संबंधित जो अध्यक्ष थे, संबंधित अध्यक्ष वो कौन थे, तो आपको जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी था, जेबी कृपलानी था। ठीक है, जेबी कृपलानी था। और भारत का हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह अशोक चक्र है। ठीक है, अशोक चक्र है। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो वंदे मातरम का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग वंदे मातरम का। वंदे जो मातरम है ये कहाँ से लिया गया है, वंदे मातरम तो सबसे पहले है क्या, तो हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम की अगर हम बात करते हैं कहाँ से लिया गया है, कहाँ से, तो कहाँ से लिया गया है, बताइए कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से, आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि आनंद मठ के रचयिता कौन है, इसके रचयिता, तो रचयिता आपको क्या बताना है, बताइए रचयिता कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, आनंद मठ के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और ये जो आनंद मठ है ये आपको 1882 ईस्वी में लिखा गया था, 1882 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, इसी आनंद मठ में जो है आपको सन्यासी विद्रोह का चर्चा किया गया है, सन्यासी विद्रोह का चर्चा अगर आपसे पूछेगा किसमें किया गया है, तो आनंद मठ में। ठीक है, आनंद मठ में। आपसे पूछता है कि वंदे मातरम को जो है कब स्वीकार किया गया था, मतलब राष्ट्रीय गीत को, तो राष्ट्रीय गीत हो गया और राष्ट्रीय गान हो गया। ठीक है, इसको जो है आपको 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, अंगीकार किया गया था। लेकिन आपसे पूछता है कि इसको पहली बार कब गाया गया था, पहली बार जो गाया गया था वंदे मातरम को 1896 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में कहा गया था। ठीक है, और इसके जो अध्यक्षता कर रहे थे, अध्यक्षता से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसके अध्यक्षता करने वाले कौन थे, तो कौन कर रहे थे बताइए, रहीमतुल्ला सयानी, यहाँ पर लिख देते हैं, रहीमतुल्ला सयानी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। रहीमतुल्ला सयानी क्या कर रहे थे, तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, चलिए सत्यजीत रे से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर पुरस्कार इनको दिया गया था कब, तो 1992 में दिया गया था, 1992 में दिया गया था। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर पुरस्कार 1992 में। ऑस्कर पुरस्कार आपको पता है फिल्म के क्षेत्र में इनका काफी अच्छा योगदान था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक चैत्र किस दिन को पड़ता है, तो एक चैत्र जो पड़ता है वो आपको 22 मार्च को पड़ता है। कब पड़ता है, 22 मार्च को। ठीक है, चैत्र की अगर हम बात करते हैं चैत्र का, तो चैत्र जो है हमारे हिंदी महीना का प्रथम महीना होता है। ठीक है, चैत्र राष्ट्रीय पंचांग में प्रथम महीना होता है, प्रथम याद रखिएगा, प्रथम महीना होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि बताइएगा कि राष्ट्रीय पंचांग में अंतिम महीना कौन होता है, तो अंतिम अगर आपसे पूछेगा तो बताइएगा फाल्गुन, है ना, फाल्गुन जिसको बोलते हैं, अंतिम महीना क्या होता है, तो फाल्गुन होता है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग की अगर शुरुआत की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय पंचांग की
शुरुआत कब से मानी जाती है? शुरुआत, तो इसकी जो शुरुआत है वह कब से मानी जाती है आपको? तो 1997 से मानी जाती है। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय पंचांग जो है वह किस पर आधारित है? आधारित आपसे पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शक संवत पर आधारित है। शक संवत पर क्या है? तो आधारित है। आधारित, शक संवत पर क्या है? आधारित है। ठीक है। आपसे पूछता है कि शक संवत की शुरुआत जो है कब हुआ था? तो शक संवत की शुरुआत हुआ था आपको 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में एडी लिख देते हैं। ठीक है। किसके द्वारा? तो कनिष्क के द्वारा। कनिष्क है ना। शक संवत जो है किसका देन है? तो कनिष्क का देन है। ठीक है, कनिष्क का देन है। वहीं पर आपसे पूछता है विक्रम संवत के बारे में। ठीक है, विक्रम संवत। तो विक्रम संवत जो हुआ था ये कब हुआ था? 58 BC में हुआ था, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। ठीक है। और ये जो है आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा जो है विक्रम संवत चालू किया गया था। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया आपको मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। ठीक है। उपनिषद से बात आई, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद, तो उपनिषद टोटल कितना है? 108 गो है। आपसे पूछता है वेद कई गो है? तो वेद 4 गो है। पूछता है आपसे वेदांग कितना है? तो वेदांग की बात करते हैं तो 6 गो है। ठीक है, वेदांग का कितना है? 6 गो है। रामायण के जो है रचनाकार कौन है? तो वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि हैं। ठीक है। और महाभारत के कौन है? महाभारत के वेद व्यास हैं। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास हैं। वेद व्यास हैं। महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है, जय संहिता। ठीक है। मनु स्मृति जो है सबसे प्राचीन स्मृति है, सबसे प्राचीन स्मृति है। ठीक है, मनु स्मृति की जो रचयिता है वह मनु है। रचयिता की बात करते हैं तो कौन है? मनु है। मनु, ठीक है, मनु है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका उपनाम दाबौल है। तो दाबौल की बात करते हैं तो ये राहुल द्रविड़ को, ठीक है, इसको जो है दीवार भी कहा जाता है। दीवार उपनाम से, दीवार उपनाम भी दिया गया है। दीवार है ना, दीवार के रूप में जो है खड़ा रहते थे। दिया गया दीवार उपनाम दिया गया है किसको? तो राहुल द्रविड़ को। कपिल देव की बात करते हैं, इनको हरियाणा हरिकेन किसको कहा जाता है? तो कपिल देव को। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को। मास्टर ब्लास्टर शोएब अख्तर की बात करते हैं, रावलपिंडी है ना। क्रिकेट के देवता भी माने जाते हैं सचिन तेंदुलकर जी। इनको 2013 में जो है भारत रत्न मिला था। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुख्यालय वैसे जेनेवा में, और जेनेवा आपको स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो जेनेवा भी ध्यान में रखना है, कभी जेनेवा कभी स्विट्जरलैंड दोनों देता है। रेड क्रॉस की स्थापना है ना, रेड क्रॉस की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुआ था 8 मई को हुआ था। 8 मई 1863 को हुआ था। ठीक है, रेड क्रॉस दिवस अगर पूछेगा कब मनाया जाता है तो 8 मई को मनाया जाता है। इसकी स्थापना किसने किया था? तो स्थापना जो है हेनरी ड्यूनांट के द्वारा जो इसकी स्थापना किया गया था। किसका? तो रेड क्रॉस का। ठीक है, रेड क्रॉस की बात करते हैं तो इसको शांति का नोबेल पुरस्कार जो मिला था वह कब मिला था? तो बताइए कब मिला था? 1917 में मिला था, 1944 में मिला था, और कब मिला था? 1963 में। 1944 और 1963 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक कौन है? तभी इसके पहले चर्चा किया था आनंद मठ के बारे में। आनंद मठ के लेखक जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, चटर्जी कहिए जो भी कहिए। तो आनंद मठ के लेखक कौन है?
बंकिम चंद्र चटर्जी। इसी आनंद मठ से जो है राष्ट्रीय गीत लिया गया है। सत्यम ठीक है, हाँ वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से। आनंद मठ के लेखक ये हो गए, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो है आपको गीतांजलि पुस्तक लिखा गया था, और उसी से लिया, गीतांजलि से ही लिया गया था क्या क्या लिया गया था, तो राष्ट्रीय गान जन गण मन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द ओडिसिटी ऑफ किसने लिखा है, तो ये आपको लिखे थे बराक ओबामा। बराक ओबामा ये जो है अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। अश्वेत करिया है ना, अश्वेत राष्ट्रपति थे। कौन, बराक ओबामा थे। मनमोहन सिंह की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है कौन सा है, तो चेंजिंग इंडिया, ठीक है। चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको मनमोहन सिंह के द्वारा। विल क्लिंटन की बात करते हैं, माई लाइफ जो है ये किसके द्वारा, तो विल क्लिंटन के द्वारा। समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का क्या अर्थ होता है, एडी, ठीक है। तो एडी की अगर हम बात करते हैं तो एनो डोमिनो होता है। एनो डोमिनो मतलब क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के बाद, ठीक है। जैसे कि एडी लिखते हैं ना, एनी डोमिनो। अब बीसी लिखते हैं मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व के जन्म के पहले, ठीक है। जन्म के पहले को, ठीक है, बीसी कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था, जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। 25 दिसंबर और 25 दिसंबर 4 से 6 है ना, इनका डेट को लेकर काफी कंफ्यूजन है। तो 25 दिसंबर याद रखिएगा, 25 दिसंबर 4 से 6 बीसी में, है ना, बीसी में हुआ था, ठीक है। लेकिन इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी जो मृत्यु हुआ था वह 33 एडी में हुआ था, ईस्वी। एनो डोमिनो है ना, एनो डोमिनो। तो इन्हीं के जो आपको जन्म है 25 दिसंबर, तो इसी के जो है संदर्भ में क्रिसमस डे मनाया जाता है। क्रिसमस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को। एक मनाया जाता है गुड फ्राइडे, ठीक है। तो गुड फ्राइडे जो मनाया जाता है वह किस लिए मनाया जाता है, तो उनकी मृत्यु के लिए, ठीक है, उनकी मृत्यु की याद में, ठीक है। ईसा मसीह की मृत्यु, ईसा मसीह के मृत्यु के उपलक्ष्य में जो है क्या मनाया जाता है, उपलक्ष्य में गुड फ्राइडे मनाया जाता है, ठीक है। इनके जन्म के बाद इनका माता मर गई थी, ठीक है। उनकी माँ जो है, इसके पिता मर गए थे और इसके माता का नाम मरियम था। क्या नाम था, मरियम, ठीक है। तो मरियम के द्वारा जो है इनका लालन पोषण किया गया था। चलिए, ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसा लग रहा है, इस सीजन जो है, ये सेशन जो चल रहा है कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और काफ़ी मेहनत आपके लिए हम करते हैं, और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा सुबह में, ठीक है। तो आप लोग का काम है इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर नए हैं तो, ठीक है, ताकि हमारा मेहनत सफल हो। ठीक है। तो क्लास ज़रूर बताइएगा कैसा लगता है, आपको कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है, ज़रूर बताइएगा। कहीं कन्फ्यूजन होगा तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा। और सुबह 6 बजे हमारा ये वीडियो अपलोड हो जाता है, तो देखना ना भूलिएगा, ठीक है। सुबह मूड फ्रेश करके, ओके। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।